स्पीकर, नेशनल असम्बली मुंतखब होने पर बिला मुकाबला मुबारकबाद देता हूं। क्योंकि वज़ीर आज़म साहब भी अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं हैं। होना तो ये चाहिए था जिस दिन वो वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे, हमें मौका दिया जाता तो उनको भी हम मुबारकबाद देते, लेकिन खैर आज हम उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद देते हैं। जनरल स्पीकर साहब, जब मियां साहब की नॉमिनेशन पेपर साइन हो रहे थे, जब मेरे पास उनके नॉमिनेशन पेपर लाए गए तो अज़ाय मजाक मैंने उनसे कुछ कहा था कि मियां साहब, जब आप इस कुर्सी पे बैठेंगे उस वक्त तो अपोजिशन की कुर्सी पर बैठेंगे, तो अपोजिशन की कुर्सी हमारे लिए खाली रखना। लगता है वो बात अब सही नजर आ रही है, क्योंकि जो पीटीआई के जो लोग थे वो तो इस्तीफे दिए हैं न दिए हैं अभी तो पता नहीं है। वो भी शायद उस बैरूनी साजिश के उस लिफाफे में अभी तक गुम है, वो पता नहीं कब किसके हाथ चढ़े। जनाब स्पीकर साहब, क्योंकि मसाइल भी बहुत हैं और वक्त भी आप लोगों के पास शायद अब कम ही होगा, क्योंकि अपोजिशन में रहते हुए तो हमारे पास बहुत वक्त होता है और हुकूमत में बैठे हुए हमारे पास वक्त कम रहता है और हमारी मसरूफियात इतनी ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर हम दिलचस्पी सुनने में नहीं काम करने में लगती है। मैं नहीं चाहता कि उन बातों का तज़किरा करूं जो करना चाहता था कि जो गुज़िश्ता 1.5 महीने से हम लोगों ने यहां पर जो उनको फेस किया। कोशिश करूंगा कि इखलाक के दायरे में रहते हुए चंद बातों की वजाहत जो तारीखी वाक़यात को जो है सही अंदाज में पेश करूं। सियासत, जमहूरियत, पार्लियामेंट और अदब, अखलाकियात और बर्दाश्त को इनसे निकाल दिया जाए ना, तो ना सियासत रहती है, ना जमहूरियत रहती है और ना ही फिर उस पार्लियामेंट का वो वजूद रहता है जिसके लिए हम और आप इस पार्लियामेंट में आए हुए हैं। और उसके बाद हाल वो होता है पार्लियामेंट का जो गुज़िश्ता दिनों से हम देख रहे हैं और आज भी पंजाब की सूबाई असेंबलियों में हमने देखा। हमने ना कभी बदअखलाकी, ना ही गालम गलोच, ना ही बद तहजीबी के अल्फाज इस्तेमाल किए और ना ही करेंगे। जेल जिंदानों में रहते हुए भी, हमारे बच्चों की लाशें भी जब हमारे सामने पेश की जाती हैं तो हमने गालियां नहीं दी। हमारे घरों के घर उजाड़ दिए जाते हैं तो हमने दुश्मन का मुकाबला किया, हमने उसको गालियां नहीं दी। हमारी माओं बहनों की इज्जतें पर भी किसी ने अगर हाथ रख डाला तो अपनी कमजोर ताकत के साथ उसका मुकाबला किया, उसको गालियां नहीं दी। लेकिन आज जो कुछ हम देख रहे हैं, 10-15 सालों से जो लोग गायब हैं, उनकी माएं, उनकी बहनें, उनके वालिदैन पुकारती हैं, चीखती हैं, बद्दुआएं निकलती हैं उनके लबों से। खुदा को गवाह होकर वो जो है चीखती हैं और उन कुव्वतों के खिलाफ बद्दुआएं निकलती हैं, लेकिन गालियां नहीं निकलती। ये हमारी तहजीब है, ये हमारी सकाफत है और हम आज भी उस सकाफत के जो है अलमबरदार हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। जिस अंदाज में इस ऐवान को चलाया गया जनाब स्पीकर साहब, वो खत जो प्राइम मिनिस्टर से उछाला जाता था स्पीकर के हाथ में, स्पीकर के हाथ से उछाला जाता था डिप्टी स्पीकर पर, और उसको तो बिल्कुल एक वर्ल्ड कप की क्रिकेट की गेंद की तरह जो है उससे खेला जाता था। अब वो उस खत में क्या था ना आपको पता ना हमको पता, सिर्फ ये कहा जाता था कि जी बैनुल अक़वामी साजिश है। मुझे किस्सा याद आया स्पीकर साहब, उस जमाने में सोवियत यूनियन
अरूज पर था और हम चूंकि बलूचिस्तान के लोग मुतासिर थे सुर्ख इनकलाब से, सोशलिज्म और कम्युनिज्म से, तो एक उस जमाने के एक सियासी वर्कर थे, गाड़ी चलाने आती नहीं थी तो किसी की गाड़ी उठा के वो चल दिया। लखपास का इलाका जो है कोयटे से आप लोग वाकिफ होगी, तो वहां से आते हुए उसकी गाड़ी उलट गई और जख्मी हो गया बेचारा। हॉस्पिटल में उसको लाया गया, पूछा गया कि क्या हुआ, कहते हैं सीआई की साजिश थी। अब गाड़ी खुद उसको चलाना नहीं आती थी और उसको जो है ना उसने सीआई की साजिश की। गुज़िश्ता की जो हुकूमत है वो गई तो अपने आमालों की वजह से, लेकिन नाम उसको बैनुल अक़वामी साजिश कर दिया गया। जनाब स्पीकर साहब, कहना मैं नहीं चाहता था क्योंकि मेरे ख्याल में सीट मुझे याद, यहां पर बैठे हुए वो शख्स थे वजीर फॉरेन अफेयर शाह महमूद कुरैशी साहब। उसने मेरी तरफ भी इशारा किया, हम तमाम लोगों की तरफ इशारा करते। उसके शायद मुरीद यहां पर बैठे होंगे, मैं उनके साथ से माजरत के साथ, मैंने ऐसा शख्स अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। पता नहीं आप पीपल्स पार्टी वालों ने इसको किस तरह बर्दाश्त किया होगा। उसके लिए अगर आइंदा आने वाले दिनों में तमगा इम्तियाज देना हो तो वो आपकी पार्टी को देना पड़ेगा। उसने बहुत से किस्से किए। जनरल स्पीकर साहब, उसके किस्सा की इब्तिदा मैं इस मुआहदे के साथ करता हूं जिसमें उसके दस्तखत हैं, जो 8 अगस्त 1918 को उसने किए थे। ये उसके दस्तखत और यही कलम 2018 से। मैंने ना ये कलम गुमाया है ना इस एग्रीमेंट की जो है कॉपी। 2 एग्रीमेंट है जी, इसमें जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, यार मोहम्मद रिंद के दस्तखत हैं। दूसरा मुआहदा उन्होंने हमसे सितंबर में किया जब सदारती इलेक्शन हो रहे थे। उसमें दस्तखत हैं जी हमारे सदर पाकिस्तान के और वजीर दिफा साहब खटक साहब के। अब उन्होंने हमें ताने देख देख कर कहा कि जी आप वहां पर बैठे हैं, हम यहां पर बैठे हुए थे, इन कुर्सियों पर बैठे हुए थे। इन कुर्सियों से हमें वहां पर धकेलने वाला कौन था? जिस उनको जरूरत थी, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है कोयटे तक पहुंच जाते थे। जब उनकी जरूरत हुई, यहां सामने से गुजरते हुए भी कभी उसने गर्दन ऐसे मोड़कर हमारी तरफ नहीं देखा। हम इक्तदार के प्यासे नहीं, हम इक़्तिदार के चाहने वाले हैं। 5 साल उसकी हुकूमत को हमें ऑफरें की गई वजारतों की, हमने वो कबूल नहीं की। हमने अपने असूलों पर डटे रहे। लेकिन वो साहब थे जो 2 मरतबा फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, अब तीसरी मरतबा भी ख्वाहिश होगी, खलिश होगी उसके दिल में। तो प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे नहीं हैं, उनको मैं कहूंगा एक छोटी सी ऑफर करके देख लें, शायद वो तीसरी मरतबा भी साबिका बनना चाहते हैं। उनको आज हम पर होने वाली ज्यादतियां याद आई कि हम पर क्या क्या ज्यादतियां। माजरत जनरल स्पीकर साहब, कुछ वक्त लूंगा। 1958 में बलूचिस्तान में जो मिलिट्री ऑपरेशन किया गया था, उस वक्त के सदर पाकिस्तान कौन थे? जनाब अयूब खान साहब ने। और मुस्लिम लीग फंक्शनल में कौन थे उस वक्त की? अयूब खान की मुस्लिम लीग फंक्शनल। मोहतरम के वालिद साहब उस मुस्लिम फंक्शनल में नहीं थे, अगर मैं गलत ना हूं। उस वक्त वो
ईदी के झूले में तो नहीं झूल रहे थे, बड़े थे मेरे ख्याल में, हम भी बड़े थे, वो भी बड़े थे। उस वक्त उनको क्यों याद नहीं आया? बलूचिस्तान के 7 शहीदों को हैदराबाद सक्खर में जो फांसियां दी गई, वो कौन सा लगाफ ओढ़े हुए सोए हुए थे, उनको क्यों याद नहीं आया? उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा किया, मुस्लिम लीग की तरफ किया। मैं कतन ये नहीं कहूंगा कि उन अदवार में हमारे साथ ज्यादती नहीं, और वो खुद तस्लीम करते हैं। जनाब स्पीकर साहब, ऊंट से किसी ने पूछा कि तुम्हें पहाड़ पर चढ़ना दुश्वार लगता है या पहाड़ से उतरना दुश्वार लगता है? तो उसने कहा तीनों में ख्वंद नहीं है। ख्वंद पश्तो में आप क्या बोलेंगे? मतलब मजा नहीं है। तो उसने पूछा तीसरा कौन सा है भाई? कहते हैं कीचड़। जो जनाब शाह मोहम्मद कुरैशी साहब, हम तो आपके कीचड़ में फंसे हुए थे, बड़ी मुश्किल से हमने अपनी जान छुड़ाई। अगस्त 2006 में नवाब बुख्ती का कत्ल किया जाता है, उनको शहीद किया जाता है। हमारा एक मेंबर कौमी असेंबली का मेंबर था, 2 हमारे सूबाई असेंबली के मेंबर थे। हमने विद इन 15 डेज उन असेंबलियों से इस्तीफा दिया। उनको अगर इस्तीफा देना नहीं आता, आए हम उनको क्लास दें कि इस्तीफे किस तरह दिए जाते हैं। और उनके कप्तान उस वक्त एक अकेले, मेरे ख्याल में 2002 की असेंबली में इकलौते थे। उन्होंने तो इस्तीफे की जरूरत नहीं की। यहां पर कई ऐसे वाकयात हुए, बम धमाकों में लोग मारे गए, दहशतगर्दी में लोग मारे गए, लेकिन कप्तान साहब, आपने अपने इख्तिदार के छीनने के गम में इस्तीफे दिए, लेकिन हजारों की तादाद में जो लोग मारे गए या शहीद हुए, उनके गम में आप एक भी इस्तीफा लिख नहीं सकते थे। कल मैं उस वाकये का जरूर जिक्र करूंगा जनाब स्पीकर साहब, तफ्तान में, क्योंकि वजीर आजम साहब मौजूद नहीं है, उनसे शुरू से एक गुजारिश करूंगा कि पिछले दौर हुकूमत में वजीर आजम की कुर्सी पर एक सरिया लगा हुआ था, और वो गर्दन जो है यूं होती थी, नीचे नहीं होती थी। मेहरबानी करके उस सरिये को अब वहां पर नहीं होना चाहिए। तफ्तान का वाकया इस तरह हुआ है कि हमारे बॉर्डर के इलाके में जनाब स्पीकर साहब, लोगों का रोजमर्रा या कारोबार जो है वो बॉर्डर ट्रेड से है। एक नौजवान गाड़ी में जा रहा था, जब उसके रुकने का इशारा किया गया, तेल लेके जा रहा था शायद, जब वो न रुका तो उस पर फायर हुआ और उसको शहीद किया गया। तो लोगों ने एहतजाज किया। वहां पे हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने बॉर्डर बंद किया, लोगों की गाड़ियों से लोगों को उतारा और उनको कहा कि पैदल जाएं। इस रमजान के महीने में 3 से 4 लोग प्यास और भूख से जो है तड़प तड़प कर उस रेगिस्तान में जो है शहीद हो गए। इसका अजाला होना चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर से यह गुजारिश करूंगा कि इसकी हाई लेवल सतह पर जो है एक इंक्वायरी कमेटी बिठानी चाहिए, कि तहकीक होनी चाहिए कि कौन इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि खून से आबियारी की हुई जमीनों पर फसलें नहीं करबला बनते हैं जनाब स्पीकर साहब। मैं फिर रिपीट करूंगा, खून से आबियारी की हुई जमीनों पर फसलें नहीं करबला बनते हैं। माओं की आंखों से छलकते हुए खून के आंसुओं से अमन की फाख्ताएं नहीं बसती। अब यह पता नहीं साबिका हुकूमत ने इस रियासत को मदीना की रियासत बनाया या कुछ और बनाया। यही कुछ होता है मदीने की रियासत में
کہ ایک ڈپٹی اسپیکر کی ڈائز چیئر پر بیٹھ کر آپ اس کو جو ہے زدوکوب کریں، ایوان کا تقدس پامال کریں. یہاں پر جو کچھ ہوا، کیا مدینہ کی ریاستوں میں ایسا ہوتا ہے؟ اور جھوٹ بھی اس انداز میں بولا جاتا ہے جو اس کے سامنے سچ بالکل دکھتا ہی نہیں ہے. اور لوگ یہ دیکھتے بھی ہیں، لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں. ایک تو ہوتا ہے جھوٹ جی، ایک جھوٹ کے ساتھ ساتھ اس کی پرچھائیاں بھی گونتی ہیں. یہ اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں، وہ مدینہ کی ریاست میں نہیں ہو سکتے. مزید کچھ ایشوز تھے تو میں ان کا ذکر جو ہے آنے والے اس میں کروں گا، کیونکہ باقی بھی ساتھیوں کو یہاں پر بات کرنی ہوگی. لیکن ایک گزارش کروں گا کہ ہم یہ ایک عہد کریں کہ ہر ادارے کو اپنے دائرے میں رہ کر جو ہے کام کرنا ہوگا. کسی بھی ادارے کو کسی بھی معاملات میں مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی. سیاسی معاملات کو سیاسی اور جمہوری انداز میں جو ہے حل کرنے کا حق، صرف حق ہم لوگوں کو ہے، کسی اور کو نہیں. اداروں کی سیاسی معاملات میں مداخلت 0/0 ہونی چاہیے. سیاسی سوچ بوجھ سے ناواقف لوگوں کو فیضیاب کرنے کا دور جو ہے ختم ہونا چاہیے. گیٹ نمبر 4 کے جھولوں میں پرورش پانے والوں کی سیاسی بھرتیاں بند ہونی چاہیے. آخر میں آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا جناب اسپیکر صاحب. اور پرائم منسٹر سے بھی کل میں نے گزارش کی تھی کہ کم سے کم اس عید پر ان لاپتہ بچوں کا مسئلہ حل کرائیں جو کئی عرصوں سے لاپتہ ہیں. ایک آج میں آپ سے کے سامنے یہ شیئر کرنا چاہوں گا. حفیظ بلوچ جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے یہاں پر اسلام آباد میں یونیورسٹی میں، خضدار میرے حلقے سے اس کا تعلق ہے. اس کو خضدار سے اٹھایا گیا ہے جی. خضدار سے اٹھا کر اس کو جو ہے ڈیرہ مراد جمالی میں تقریباً 1.5 مہینے اس کے لیے احتجاج بھی ہوئے. پریس کلب کے سامنے اس کے لیے احتجاج ہوئے اور اس پر دفعات کچھ اس طرح لگ دے ہیں کہ ایکسپلوزیو ایکٹ جو ہے وہ لگا کہ اب اس کو تھانے میں بند کر دیے گئے. میری پرائم منسٹر سے یہی گزارش ہوگی، یہیں سے ابتدا کریں، حفیظ بلوچ کی فوراً فی الفور رہائی کا اعلان کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ عید کے آنے میں نہ کہ صرف بلوچستان میں، خیبر پختونخوا کے علاقوں سے، کراچی کے علاقوں سے ان تمام جو مسنگ پرسنز ہیں ان کو جلد بازیاب کیا جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ.